हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में सेट नंबर 6 को। इससे पहले हमने एडुटेरिया पब्लिकेशन में 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ हमारा किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो है 15 प्रैक्टिस सेट का वो पूरा हो चुका है। रुक्मणी पब्लिकेशन का भी हमारा वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। वॉल्यूम 2 में भी 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। साथ ही साथ खान सर की प्रैक्टिस सेट से भी हमारा लगभग 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो बीएसएससी के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप लोग से मेरा बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 6 को। सेट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का दमन किया था? तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि चालीसा दल का गठन जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ये क्या था? तो 40 जो है वो तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इसका जो दमन है वो किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। बलबन जो था ये किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का ही शासक था बलबन। इसी ने क्या किया था? तुर्क चहलगानी यानी कि चालीसा दल का दमन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रक्त एवं लौह की नीति जो है ये बलबन के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो बलबन जो है ये गुलाम वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। ये क्या करता है, इससे पहले एक शासक हुआ करता था नसरुद्दीन महमूद, जो कि क्या है उसको बोला जाता है कि वो अपना जीवन जो है जीवन यापन टोपी सील कर ही करता था। तो उसी का ये क्या था, दामाद था। और उसको गद्दी से हटाकर फिर बलबन बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। उसके बाद क्या करता है, सबसे पहले ये तुर्काने चहलगानी यानी कि चालीसा दल का दमन करता है। उसके बाद रक्त एवं लौह की नीति को अपनाता है। सजदा एवं पैबोस यानी कि जो राजा होता है जिले इलाही यानी कि सबसे ऊपर जो है वो सरदार होगा। तो सजदा एवं पैबोस पद्धति यही होती है कि राजा को झुक के सलाम करना, उनके हाथों को चूमना। इस प्रथा की भी शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा ही की गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राक्षसी तंगरी यानी तालीकोटा युद्ध के समय में विजयनगर का शासक कौन था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब का है? तो ये है 1565 का। और इस समय में विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो था सदाशिव राव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 3, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो किस सिख गुरु को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। टोटल आप लोग को पता होगा कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे और इसकी स्थापना जो है गुरु नानक ने की थी और वही सिख धर्म के पहले गुरु भी थे। और आखिरी गुरु जो है सिख धर्म में वो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार के पटना साहिब में हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और गुरु तेग बहादुर ये कितने नंबर के हैं? ये 9वें गुरु हैं। और इनको किसके द्वारा फांसी की सजा दी जाती है? तो ये दी जाती है आपके मुगल वंश के एक शासक औरंगजेब के द्वारा दी जाती है तेग बहादुर को। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश जो है इसकी स्थापना की थी नान्य देव ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नान्य देव जो है वो 1097 से लेकर 1147 तक जो है वो गद्दी पे बैठा था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये मिथिला जो वंश कर्नाट वंश है, मिथिला का कर्नाट वंश, इसका संबंध कहाँ से है? तो ये बिहार के मिथिला से है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बीएसएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चंस को देख के चलना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है। और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें।
वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुई थी? 1501 में। पहली बार ये 1498 में आया था और दूसरी बार 1501 में। वांडीवास का निर्णायक युद्ध, वांडीवास का 1760, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुआ था 1499 में। 1499 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1599 में। और बेदरा का युद्ध, बेदरा का निर्णायक युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1759 में। तो इस प्रकार जो हमारा सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले आएगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, उसके बाद वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 और लास्ट में आएगा बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वप्रथम कारखाना जो है वो स्थापित किया था जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय में कौन सा मुगल बादशाह रहता है भारत के अंदर, तो वो रहता है अकबर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए, तब उस समय कौन रहता है गद्दी पे? तो जहांगीर रहता है। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन के अंदर, लेकिन जब वो भारत आते हैं तब यहाँ पे मुगल बादशाह जहांगीर होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, जहांगीर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाती है। कहाँ पे? तो 1608 ईस्वी में सूरत के अंदर। लेकिन ये फैक्ट्री चल नहीं पाती है। तो उसके बाद इन लोग का जो दूसरा फैक्ट्री है 1611 में, वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। 7, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन है ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो ये है 1930 का। आप सभी को पता होगा कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये क्या है? दांडी यात्रा का कालक्रम है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। और इसी आंदोलन के समय में, दांडी यात्रा के समय में ही, जब 6 अप्रैल को गांधी जी हाथ में समुद्र का मतलब मिट्टी उठा के और नमक बनाते हैं, तो उसी के बाद क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना की भी स्थापना की जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो ये कौन सा अखबार था? ये था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा एवं मोतीलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये पहले बंगाली पत्रिका हुआ करता था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद इसको रातों रात अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था, अंग्रेजी अखबार के अंदर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। 9, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये जो कथन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन है भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भगत सिंह का शहादत दिवस भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 10, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है ये किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी? तो पंजाब के क्षेत्र में यह प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में यह मुख्य रूप से लागू किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11, चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योग जो है ये किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये उड़ीसा के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध जो है वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहा था। एक बार प्रद्योत के
पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने क्या किया था, अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवक को बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए उड़ीसा भेजा था, तो वो भेजा था चंद प्रद्योग के इलाज के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है। 12, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुषाण के द्वारा किस सिक्के की शुरुआत की गई थी? तो स्वर्ण एवं ताम्र की, ये सही बात है। गुप्त के द्वारा स्वर्ण एवं रजत की। सातवाहन के द्वारा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो ये स्वर्ण दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा गलत मिलान है, क्योंकि सातवाहन के द्वारा शीशे की सिक्के की शुरुआत की गई थी। चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के की शुरुआत की गई थी सातवाहन वंश के द्वारा। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो ये है कुल 34, यानी कि एक हमारे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो वो है DY चंद्रचूड़। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा जो है किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के कार्य, उनके जजों की नियुक्ति, एडहॉक जज, ये सब जो है वो 124 से लेकर 147 तक चर्चा की गई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 14, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो है वो होती है द्वितीय वाचन में। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये किया जाता है 243I के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हर 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 243 के में क्या है? पंचायत के नियम, यानी कि पंचायत के चुनाव के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। 243D में क्या है? कि पंचायतों में आरक्षण के बारे में बात की गई है। और 243H में क्या है? कि पंचायत विधेयक पर कर लगाने का, अच्छा, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार किन विषयों पर है उसकी चर्चा जो है 243H में की गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। 243 में A से लेकर O तक जो है ये किसकी चर्चा है? तो ये पंचायती संबंधित प्रावधान है। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो कब दिया गया था? तो 1992-73 में संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, जिसमें भाग 11 में पंचायतों को रखा गया था और कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे पंचायतों को। तो सब बात आपको पंचायत से संबंधित याद रखना है। 16, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ये है हमारा कि उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, सही है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया, ये भी सही है। और संसदीय विशेषाधिकार ये हमने ब्रिटेन से लिया। तो ये तीनों तो सत्य सुमेलित था। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये हमने आयरलैंड से नहीं लिया है, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने दक्षिणी अफ्रीका से ही लिया है। 17, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो वरीयता क्रम में जो सबसे पहले स्थान पर है वो कौन होते हैं? तो हमारा जो देश का पहला व्यक्ति होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, वो हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इस तरह से क्रम बना हुआ है कि देश में जो वरीयता का क्रम है वो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो 6ठे नंबर पे आते हैं और इनके साथ रखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी कौन है हमारे मुख्य न्यायाधीश? तो DY चंद्रचूड़ है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले नंबर पे प्रेसिडेंट है, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, पाँचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके बाद 6ठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों संयुक्त रूप से हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 18, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। तो सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में कुल 19 सीटें हैं,
तमिलनाडु में 18 सीटें हैं और बिहार में 16 सीटें हैं। तो यहाँ पे अवरोही क्रम हमें चुनना था, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। 19, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में दी गई है, उसी तरह से हाई कोर्ट की चर्चा जो है वो आर्टिकल 214 में दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंक जो है वो मतलब एक ही जैसा है, बस डिजिट इंटरचेंज है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 124 सुप्रीम कोर्ट तो 214 हाई कोर्ट। आर्टिकल्स को याद करने का यही एक ट्रिक है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि मौलिक अधिकार का जब भी उल्लंघन हो तो वो 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकते हैं। और इसको संविधान की आत्मा जो है वो किसने कहा था? तो वो कहा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दे दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो दोनों तरीके से आंसर्स को आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शन भी आजकल के बहुत कन्फ्यूजिंग होने लगे हैं। तो 32 जो है ये संविधान की आत्मा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है। ऑप्शन नंबर सी। 21, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ये है मिसिसिपी नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मिसिसिपी नदी। 22, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे गहरा गर्त जो है यानी कि सबसे डीप पॉइंट समुद्र के अंदर वो कौन सा है? मारियाना ट्रंच। वो भी कहाँ पे है? तो वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। 11,022 मीटर जो है ये गहरा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस तट के समीप स्थित है? तो ये है क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये किस देश के अंदर आता है? तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में एक 7GB मरुस्थल भी है। ये एक ट्रिक है याद रखने का। गिब्सन और 7 और बी इन दोनों से भी एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो आप देख लेंगे। ये 7GB मरुस्थल जो है ये एक ट्रिक है याद रखने का। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का यही ट्रिक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 24, निम्न अक्षांशों यानी कि उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो हॉर्स अक्षांश जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शांत हवा और कम वर्षा इन अक्षांशों की विशेषता है। अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी में लगभग 30 डिग्री पर स्थित होते हैं। अश्व अक्षांश दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे निम्न अक्षांशों यानी कि हॉर्स अक्षांश जो है ये 30 डिग्री को कहा जाता है उत्तरी और दक्षिणी, और भूमध्य रेखा के यानी कि ये भूमध्य रेखा इससे 30 ऊपर और 30 नीचे जो है उसको क्या कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश कहा जाता है। 25, एल नीनो बनता है। तो एल नीनो जो है ये कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एल नीनो जो है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बालक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह एक गर्म जलधारा है और इसके आगमन से सागरीय जल का तापमान जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 26, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया बाघ रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? यानी कि इसको टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था 1976 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1972 का है और 1976 में सतकोशिया बाघ रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। 27, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। कुल 54 स्वतंत्र देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अफ्रीका को ही क्या कहा जाता है? तो अंध महादेश भी कहा जाता है। 28,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रबाल भित्ति जो है ये कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रबाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रबाल भित्ति क्या होती है कि समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो कि प्रबालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा निर्मित होते हैं। प्रबाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कैम्बे की खाड़ी में प्रबाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 29, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सर्वाधिक जो घने पतझड़ वाला जंगल है वो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 77,493 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जो जंगल है ये फैले हुए हैं। 30, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का काल वर्ष जो है वो है 1980 से लेकर 1985 तक, और इसके दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वो था एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 31, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो यह है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 32, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठन की गई थी? तो बीपीएल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके जो पहचान के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो था हाशिम समिति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत किया था? वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया था। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियां के आधार पर की जा सकती है, जैसे कि आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी। इन 3 कमजोरियों के आधार पर बीपीएल परिवारों की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है हाशिम समिति, इसका संबंध बीपीएल परिवारों की पहचान से है। 33, कापाट का संबंध है। तो कापाट का संबंध जो है वो किससे है? तो यह है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से, कापाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, CAPART। और इसका गठन जो है वो किया गया था 1 सितंबर 1986 को। तो ध्यान में रखेंगे कापाट का संबंध जो है वो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। 34, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो औद्योगिक वित्त ये सिडबी के द्वारा चलाया जाता है, सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण शाख नाबार्ड के द्वारा, ये भी सही है। ग्रामीण रोजगार ये SJIY के द्वारा नहीं चलाया जाता है, तो ये जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY जो कि 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी, का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना था, ना कि ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध करवाना था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 35, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था? तो ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी को क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन भी कहते हैं, यानी कि अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था। तो अर्थ समिट पर जो पहला सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है ये मिला है राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। 37, 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 27वां जो सम्मेलन है ये कहाँ पे किया गया था? सामोआ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
और इसकी स्थापना जो है यानी कि CHOGM, इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? 1926 में की गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 38, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो समर्थ योजना की शुरुआत जो है ये किया गया है कपड़ा उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ और योजना है जैसे कि महिला सम्मान बचत योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। श्रेष्ठ योजना ये किया गया सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। और महिर मिशन ये किया गया विद्युत मंत्रालय के द्वारा। तो इन सभी को याद रखेंगे। 39, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? त्रिपुरा सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किया है सौरभ गांगुली को। BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सौरभ गांगुली, इन्हीं को त्रिपुरा सरकार के द्वारा अपना पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे। 40, हाल ही में किस राज्य द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो लैवेंडर महोत्सव जो है ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। सॉरी, ये जम्मू कश्मीर तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों एवं उद्यमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना। तो लैवेंडर उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर का है, ध्यान में रखेंगे। 41, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो आप इस अवार्ड से भी आप पहचान सकते हैं कि ये किस देश का हो सकता है, क्योंकि नाइल नदी जो है इसको मिस्र का वरदान भी कहा जाता है और इसलिए ये जो सम्मान है वो मिस्र के द्वारा दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान है जिससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा यानी कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो GDP का 2.9% है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 43, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान जो है वो है छठा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैक्सीन के निर्माण में भारत का स्थान पहला था, दूध उत्पादन में भी भारत का स्थान पहला है, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है और रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान है। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। 44, उपग्रह EOS क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 07 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो EOS को प्रक्षेपित किया गया है SSLV D2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 45, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला जो पहला राज्य है वो है अपना बिहार और इसके द्वारा जो डेटा प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर अत्यंत पिछड़ी जाति का जो परसेंट है वो है 36.01%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46, फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो फोर्ब्स के द्वारा क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अरबपतियों की सूची जारी की जाती है जिसमें जो टॉप 10 में इकलौते भारतीय हैं मुकेश अंबानी, जिसका पोजीशन जो है वो 9th नंबर पे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले नंबर पे कौन आते हैं? तो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। फर्स्ट नंबर पे दुनिया में सबसे जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। दूसरे नंबर पे अभी एलन मस्क हैं और 9वें नंबर पे है मुकेश अंबानी। 47, कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोंकण सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह अभ्यास जो है कोंकण सैन्य अभ्यास यह भारत और ब्रिटेन के बीच में किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि समुद्र शक्ति ये किन दो देशों के बीच में किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया। अजय वॉरियर ये भी भारत और ब्रिटेन का है और वरुण जो है ये भारत और फ्रांस का है। 48, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो है ये है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? तो ये नदी जोड़ो परियोजना से। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। कुछ और क्रांति है और उनसे संबंधित क्या है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध है बागवानी उत्पादन से। बादामी क्रांति, इसका संबंध है मसाला उत्पादन से। और अमृत क्रांति, इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। तो इन सभी को याद रखेंगे। 50, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पीडीएस का संचालन जो है ये किया जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने पीडीएस, यानी कि उस समय ये पीडीएस तो नहीं बोला जाता, तो उस समय बस सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोला जाता था, तो दिल्ली शासक के किस सुल्तान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको हिस्ट्री से भी जोड़ के रखना है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में जो चुंबकीय बल लगते हैं उसके बीच में जो कारण होता है वो किस वजह से होता है? वो स्थान के परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। 52, विद्युत इंसुलेटर का गुण है। तो विद्युत इंसुलेटर का क्या गुण होता है? तो बिजली का संचालन न करना। इंसुलेटर जो है ये बिजली का संचालन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिजली का संचालन कौन करता है? तो कंडक्टर जो होता है वो बिजली का संचालन करता है। 53, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी हो जाएगी? निम्न में से यानी कि इन दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे छोटी इकाई है वो है फर्मी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 54, वक्रीय गति यानी कि कर्वीलीनियर मोशन का एक उदाहरण है। तो कर्वीलीनियर मोशन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाला फेंकना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 55, निम्न में कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसको क्या करना है? तो अच्छा, सही आंसर बताना है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चारों जो है ये वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। टैकोमीटर का प्रयोग जो है ये वायुयान तथा मोटर नावों की गति मापने के लिए किया जाता है। रडार का किसके लिए किया जाता है? दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने के लिए। स्पीडोमीटर, ये जो है स्पीडोमीटर ये गतिमान वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। और वेंचुरी मीटर, इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी द्रव्य के प्रवाह की गति को मापने के लिए। तो ये चारों जो है ये वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 56, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। तो न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान जो है ये होगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 57, आवृत्ति और समयावधि टी के संबंध है। तो इसका संबंध जो होता है ये कैसा होता है? तो ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि v जो होता है वो टाइम का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? v बराबर ये हो जाएगा 1/t। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो v × t बराबर 1। 58, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है ये शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो 7 से 8% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक स्वस्थ मनुष्य में जो लगभग 5 से 5.5 लीटर खून पाया जाता है। 59, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून इसलिए निकलने लगता है कि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने लगता है, इसलिए ब्लड जो है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60, नोड्यूलेटेड रूट्स होती है। तो नोड्यूलेटेड रूट्स जो है ये किस में होती है? तो ये मटर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 61, तिलचट्टे के पास है। तो तिलचट्टे के पास जो है ये 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 62, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है।
निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। तो कोई भी अगर प्लेयर है वो बॉल के पीछे भाग रहा है, यानी कि वो अपने पैर का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो पैर में जो हड्डी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, टीबिया पाई जाती है, टार्सल पाई जाती है, फीमर पाई जाती है और मेटाटार्सल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 63 कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है ये क्या होता है, तो ये होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 64 निम्नलिखित में कौन सा कोशिका नहीं है। तो इसमें कोशिका कौन सा नहीं है, तो ये विषाणु जो है ये कोशिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 65 एडवर्ड जेनर ने विकास किया। तो एडवर्ड जेनर ने किस टीके का विकास किया था, तो चेचक हेतु टीकाकरण का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 66 हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग लाया गया था। तो हार्मोन शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है ये किया गया था बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनको क्या कहा जाता है, इनको रासायनिक दूत भी कहा जाता है, बॉयलर और स्टार्लिंग को, ये भी ध्यान में रखेंगे। 67 किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है। तो किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना जो है ये कहलाती है जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 68 रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जो है ये मुख्य रूप से एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आरबीसी कहते हैं। 69 यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिक प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण जो है ये CuCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 70 माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है। तो माध्यम में ध्वनि के वेग का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा, तो CO2, उसके बाद जल वाष्प में, उसके बाद आयरन में, उसके बाद एल्यूमिनियम में। तो बढ़ते क्रम में बताना था, तो सबसे तेज जो है वो एल्यूमिनियम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 71 निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है। तो अम्लीय प्रकृति का जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो चींटी का डंक और सिरका, ये जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। 72 निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है। तो अपनी मूल अवस्था में कौन कौन सी धातु है, तो ये है आपका एल्यूमिनियम Au यानी कि सोना और Ag यानी कि सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। 73 निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है ये है फ्रेंशियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंशियम जो है यह एक मानव निर्मित तत्व है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 74 प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये आइंस्टीन ने किया था। E=mc², ये भी ध्यान में रखेंगे। ये जो फॉर्मूला है E=mc² ये आइंस्टीन का है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 75 ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। तो ऊन देने वाले जंतुओं का समूह जो है ये है भेड़, बकरी, ऊँट और याक, ये सभी जो है ये ऊन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज ही हमारा एडुटेरिया पब्लिकेशन में सेट नंबर 6 जो है ये कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 7 में। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे ताकि इसका PDF आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट का वो लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप BSSC के लिए बहुत सारा अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 7 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।